अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूँ आरती और हाजिर हूँ एक विशेष कार्यक्रम लेकर जिसका विषय है हाथों की ताकत देश की शान। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है हमारे उन बुनकरों को जिनके हुनर से सजी है भारत की सांस्कृतिक चादर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की। दोस्तों, जब हम हैंडलूम का नाम सुनते हैं तो केवल एक कपड़े की बात नहीं होती, ये बात होती है उस धागे की जो प्यार से बुना गया है, उस हुनर की जो पीढ़ियों से विरासत में चली आ रही है, उस आत्मा की जो हर रचना में समाई होती है। भारत में करीब 35 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर हैंडलूम उद्योग से जुड़े हैं। ये बुनकर न सिर्फ रोजगार पैदा करते हैं बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि हैंडलूम कपड़े जो है प्राकृतिक होते हैं और इनमें किसी भारी मशीन या बिजली की जरूरत नहीं होती। हैंडलूम हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा होते हैं, या यूं कहें कि ये हमारी पहचान होते हैं। पहनावे से लेकर घर की सजावट तक में हैंडलूम को अब खास तौर से शामिल किया जाने लगा है, जिससे कि इस इंडस्ट्री में रोजगार बढ़ा है और कारीगरों की स्थिति में भी सुधार आ रहा है। हैंडलूम उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने के अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी मौका देता है। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जो खास तौर से अपने हैंडलूम के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश की कलमकारी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु का कांजीवरम और महाराष्ट्र की पैठनी, मध्य प्रदेश की चंदेरी, बिहार की भागलपुरी सिल्क कुछ ऐसे हैंडलूम हैं जो भारत ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। हर बुनाई में छुपा है एक लोक कथा, एक परंपरा, एक पहचान। दुनिया भर में हैंडलूम की पहचान बनाने के मकसद से हर साल यानी कि आज के दिन को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस एक ऐसा दिन जो न सिर्फ हमारे पारंपरिक वस्त्रों की सुंदरता को सलाम करता है, बल्कि उन लाखों बुनकरों की मेहनत और आत्मनिर्भरता को भी पहचान देता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस तारीख को ही क्यों चुना गया राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के लिए? तो आपको बता दें कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस दिन कोलकाता के टाउन हॉल में पहली बार स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई थी, जिसका मकसद था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और देसी हस्तशिल्प, खादी और हैंडलूम को बढ़ावा देना। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 2015 में भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया, ताकि लोग फिर से अपनी जड़ों को पहचाने और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएं। दोस्तों, हैंडलूम यानी कि हस्तचालित करघा जो सिर्फ वस्त्र ही नहीं बनाता, बल्कि भारत की विविधता को रंगों और डिजाइनों में पिरोता है। हर राज्य, हर गांव में कोई न कोई करघा आज भी गूंज रहा है, जैसे वो समय से बात कर रहा हो। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी ही कारीगर जिनकी उंगलियों की कला ने न जाने कितने तनों को सजाया है और बहुत से ऐसे सामान भी तैयार किए हैं जो सुंदरता और कला का एक आकर्षण केंद्र है, जिसने आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी एक रूप दिया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम रहनुमा जी से, जो कि एम्ब्रॉयडरी का सामान तैयार करती हैं। तो रहनुमा जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। रहनुमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके ही सफर के बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि कैसे आपने इस सफर की शुरुआत की, जो भी आप अभी काम कर रही हैं। मैंने ऐसे हाई स्कूल किया हुआ था और मुझे मम्मी मेरी बीमार रहती, मुझे कुछ काम करने का शौक था, सिलाई कढ़ाई का। कढ़ाई तो मेरा होती थी बराबर में, तो मुझे अपना खुद करने का शौक था, तो मैं दूसरे की करती। तो मैं ऐसे जिला उद्योग गई, तो वहाँ मुझे लोन के लिए मैं अप्लाई करने गई थी। मैंने वहाँ देखा बहुत भीड़ लग रही है, तो मैंने पूछा कि किस चीज की भीड़? बोला कि जो हाथ से दस्तकार होते हैं उनकी आइटम पुरस्कार के लिए रखा जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कि मैं भी रख सकती हूँ अपना? हाँ, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो ले आइए। मैं उस टाइम गुलाब वाले पोंछू बना रही थी, बहुत खूबसूरत पोंछू बन रहे थे, इतने खूबसूरत थे कि शायद आज भी बनाऊं तो बहुत उसकी सेल होगी। और आज दूसरे डिजाइन चलने लगे। मैडम, मैं दौड़ के घर आई और मैं दौड़ के फिर गई, जाम भी लग गया, फिर भी मैं
ऑटो से उतर गई। उतर के मैं भागती रही, जल्दी जल्दी पहुंची। मैंने वहाँ पोंछू रखा, और जो मैंने वो वहाँ पोंछू रखा, सबका आइटम एक तरफ, मेरा आइटम एक तरफ। सबके हाथ में मेरा आइटम ऐसे ऐसे घूम रहा मैडम। सब पूछ रहे क्या है क्या है क्या है। इतना खूबसूरत मैडम, सब लोग इतना, मेरे इतने सारे दोस्त, मेरे लेडीज बन नंबर लिए लोगों ने हमारे लिए कि हमें बना के देना, हमें बना के देना। फिर वो चला गया लखनऊ से कॉल आया मेरे लिए कि आप डिस्प्ले के लिए आइए यहाँ पर दिखाने के लिए, और मेरे पापा ने मुझे दिया नहीं, और वहां से मेरा पुरस्कार आ गया मैडम। तो आपने कहा कि जो आपने जो पोंचू जो भी बनाया था, सभी लोगों ने उसको देखकर उसकी सराहना करी और उसको लेकर आपको अवार्ड भी मिला। तो ये जो पोंचू जो बनाना है, ये आपने जो हुनर है ये कहाँ से सीखा? अपने घर पर ही किसी से सीखा या कहीं बाहर से सीखा? नहीं, बाहर से कुछ नहीं सीखा। मेरी मम्मी जानती थी, मेरे फूफा जी है वो भी बुटीक पे काम करते थे, और मेरी मम्मी ने काफी लड़कियों को काम दिया था। हमें ऐसे किसी ने डिजाइन दिया पोंचू का, तो उसने हमें डिजाइन दिया, तो हमने लड़कियों को, ये नगर निगम की तरफ से, रूडा की तरफ से लड़कियों को काम सिखा के ट्रेन किया था। फिर ऐसे अचानक एक हमारे एनजीओ है जयस गुप्ता, उन्होंने हमें बुलाया, ये केयर से ग्रुप बनाइए और ऐसे ऐसे अधिकारी आएंगे, आपको मेले में भेजेंगे एग्जीबिशन का। तो हमने ऐसे किया मैडम जी, वो सैंपल आया, हमने बना के दिया। ऐसे फिर हमारे काम का सिलसिला, उन्होंने फिर एक बार हमें ऑफर दिया। पहला ऑफर उन्होंने उदयपुर एग्जीबिशन का दिया, आप जाइए, ये सब घर का काम छोड़िए, वहाँ पे 12 के न्यारे हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा सामान ले गई, मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था। उदयपुर में बागोर की हवेली में दुकान लगाई थी मैडम, वहाँ इतनी सेल थी मेरी। फिर उसके बाद हमें जयपुर 50 मिला। जयपुर में हमें अंग्रेज टकरा गए मैडम, पूरा दुकान का सामान उतार लिया उन्होंने हमारा। और फिर उसके बाद घर से और मंगाया सामान। एक ही बार में 30,000 का सामान लिया एक अंग्रेज ने। तो वहाँ पर एक सुनारों की दुकान होती है, सुनार की दुकान पे भी ये डिजाइनिंग के काम होते हैं। तो उन्होंने फिर हमें कारीगर को लेकर ऑर्डर दिया कि आप इधर आइए, आप हमारा शादी का मंडप का टिश्यू के फूल बनाइए आप। तो मैं 2-3 लड़की अपने पापा को लेकर गई। मेरे पापा मुझे अकेला तो भेजते नहीं थे, तो वहाँ जाके मैंने ये काम किया मैडम। तब से मेरा ये शुरू हो गया जिंदगी का सफर। फिर उसके बाद एक और मिला मुझे बॉम्बे शादी से पहले, तो वहाँ से मुझे 3.5 लाख का ऑर्डर मिला। तो रहनुमा जी, आपने कहा कि आप किसी भी काम को करने की सोचती थी या कुछ सामने से एक अचीवमेंट आपके सामने आ रहा होता था, पर जो आपके जो पिताजी हैं वो थोड़ा सा उस बात को लेके पीछे हट जाते थे। तो और भी ऐसी क्या समस्या थी जब आप इस कार्य को कर रही थी तो आपके सामने आई थी? ये मेरे भाई मुझे साथ लेके एडिशन बॉम्बे गए और मैंने वहाँ से ऑर्डर लिया। मेरा शादी के पापा शरबत के प्याले पे निकाह करने की कहते थे, और शरबत के प्याले पे नहीं मेरा निकाह हुआ। बहुत रानी की तरह मेरी शादी हुई। मैंने तो नहीं वो निकाह उठा के देखा, क्योंकि बात तो मेरी गुजर गई थी पैसे की कमी से। मैंने भी दिल में ठान लिया था कि घर में ऐसे हालात कभी नहीं होने दूंगी। तो आपने कहा कि आप पोंचू बनाती थी, पोंचू के अलावा और जैसे कि एम्ब्रॉयडरी आप करती थी, तो बहुत सारा बनाने लगी। चुन्नियां बनाने लगी। नकलों में बहुत चुन्नियां खूबसूरत सी ले गई थी बना के। नकलों में इतनी भीड़ लगती थी मेरी चुन्नियों को देख के, हाथ इतने सुंदर, उसी को देख के हाथ उनके सुंदर लगते तो कस्टमर एक्टिव हो जाता था। तो रहनुमा जी, जैसे आपने कहा कि आप जो चुन्नियाँ तैयार करती थी, जो चुन्नियों में जो भी मटेरियल लगना और उस पर काम करना, और जैसे आपने कहा कि इसमें थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। देखिए, हाथ से जो काम होता है उसमें मेहनत लगती है। तो ये काम करते समय भी आपको क्या किसी तरीके की कोई परेशानी आती थी क्या? नहीं, परेशानी मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं आई, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बहन को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा दिया था। तो वो बहुत अच्छी कारीगर हुई थी और सिलाई में परफेक्ट हो गई। पूरी बस्ती में सारी लड़कियों औरतों काम करा दिया। आज औरतें घर में अपने पैसे कमाती बैठ के। और भाई को भी कारीगरी कढ़ाई का काम सिखा दिया था। फिर घर में भाइयों को रख के और कारीगर लेते को रख के घर में काम कराती, चुनिया तैयार कराती, उनको अपने में उनको जो भी चाहे, बहन कितना काम करे, बहन का पैसा बहन को, भाई का पैसा भाई। तो आपने खुद भी ये काम किया, अपने घर में अपने भाई बहनों को भी सिखाया, और जो आपके इर्द गिर्द जो भी महिलाएं रहती हैं उनको भी इस काम में शामिल किया है। पूरे इलाके को काम सिखाया इसको मैंने। तो आप एक मिसाल रही हैं सभी के बीच में। अच्छा रहनुमा जी, मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि आप ये खुद काम कर रही थी, फिर आपने अपने भाई बहन को सिखाया, फिर साथ ही साथ आपने दूसरे लोगों को भी सिखाया। तो क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो आज भी इसी परंपरा, जो कि हाथ से जो कारीगरी की जाती है, जैसे कि आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो वो इसमें रुचि दिखाती है? हाँ, दिखाती है मैडम जी, लेकिन मैं अभी उतना दिलचस्पी नहीं दिखाती है। लेकिन जैसे होना चाहिए, हमने जिस तरह हमें जोश था हमें काम करने का, अगर हमने कोई सीरियल भी देख लिया ना, तो राम महाभारत, टीपू सुल्तान या उड़ान एक नाटक आता था, तो उसको देख के हमें इतना जोश आता था। आज के बच्चों को मुझे तो लगता नहीं जोश आता। अच्छा रहनुमा जी, मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि आप काफ़ी समय से इस बिजनेस से आप जुड़ी हुई हैं, तो तब से लेकर जब से आप कर रही हैं और अब तक किस तरीके के चेंजेस जो हैं आप देखती हैं? अगर हम बात करें डिज़ाइनों की बात करें, या कारीगरों की बात करें, या कारीगरों के हुनर की बात करें, उनकी रुचि की बात करें, तो किस तरीके के परिवर्तन आपने अभी तक देख चुकी हैं? जो पहले की डिजाइन है ना, वो ओल्ड इज गोल्ड है। आज भी वो डिजाइन पसंद करते हैं, लेकिन कुछ चेंजिंग आ रही है।
कुछ पोर्टफोलियो में चाहिए, काम वही है पर डिजाइन चेंज हुई है। जैसे मैडम जी अभी क्या है जो समाज में ये भेदभाव का माहौल ज्यादा बना है ना, पहले ऐसा तो था नहीं। अब जैसे मैंने कुछ सितारों का आइटम बनाया था तो पहले सितारों का सब दिखता था, अब आजकल कुछ दिखता तो अगर ये मुस्लिम है, ये फलाना ऐसा है, तो ऐसा सोच के फिर मैंने करदाने का शुरू काम किया। करदाने का काम किया और सब लोग पसंद करते, सारे जितने भी गुजरात में सब लोग करदाना बहुत कम पसंद करते। 100 में कोई किसी को टेकिया चेरती बना करदाना पूरा लेते हैं सब। और करदाने का मैंने बहुत अच्छा काम, करदाने का बॉर्डर, करदाने से पोर्ट से मैंने काम करना शुरू। और जो मेरे पुराने टाइम से डिजाइन चले आ रहा है वो आज भी चला है, वो भी आज भी सदाबहार है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं आ रही। और आजकल वो इयररिंग्स भी बन गए, इसमें क्लचर भी बन गए, पूरी ज्वेलरी एम्ब्रॉयडरी की बनती है। रहनुमा जी अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि जो भी कारीगर कोई भी का सामान तैयार करता है तो पहले जो है अपने सामान की जो बिक्री करना बहुत मुश्किल होता था, पर आप अब देखेंगे कि कई जगह जो है कई तरह के मेलों का आयोजन जो है सरकार द्वारा किया जाता है। तो क्या लगता है कि जो इस तरीके के मेले का आयोजन जो हो रहा है तो उससे क्या जो भी कारीगर है उनको क्या फायदा हो रहा है? मेले का आयोजन हुआ है, इसी से तो गरीबी बहुत खत्म हो रही है। मेले से तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है और होलसेलर एक्सपोर्टर मिलते हैं। जो हुनर हाट स्टार्ट था ना, अगर हुनर हाट अभी तक मेला चलता रहता आज ही गरीबी तो उसी से खत्म हो जाती है हुनर हाट से। जिस क्षेत्र में आप रहती हैं तो वहाँ पर भी अपनी कोई आपने शॉप वगैरह खोली हुई है? मैंने यहाँ पर SHG ग्रुप बना रखे है बरौली अहीर में, करीब ऐसे 11 लेडीज के ग्रुप में, करीब 5-6 ग्रुप है, ग्राम संगठन है हमारा। और शॉप खोली है बहन के घर पे, बुटीक के नाम से खोली है, उसी में वही जमा और वहाँ से बनता सामान। जो ग्रुप बने ना इससे बहुत गरीबी दूरी है, बहुत ज्यादा गरीबी दूरी है SHG ग्रुप से। अच्छा रहनुमा जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो भी श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो आज नेशनल हैंडलूम डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस खास दिवस पर आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि जो हाथ से तैयार किया हुआ है सामान है उसकी तरफ अपनी रुचि दिखाएं और इस तरीके के सामान उनको खरीदें? हाँ मैडम जी मैं कहती हूँ कि वो खुद भी करें और कहीं पढ़ाई लिखाई अपने कर लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपना खुद का काम करना और इस तरह का हाथ का दस्तकार सीखना बहुत जरूरी है। चाहे फैशन डिजाइनिंग कर लो, कुछ भी सीखो बहुत अच्छा। और लोगों को और जो लड़कियां महिलाएं गांव की होती है वो अच्छा हाथ से बनाती है, तो लोगों को उनका सामान खरीदना चाहिए, उनसे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। बहुत रीजनेबल रेट रखते हैं और अच्छा रखते हैं। हमारी दुकान के भी जो कारीगर है उनसे सामान खरीदा करें सब लोग, कोई महंगा नहीं देता, अगर थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करें अच्छी बात है। और लेकिन जो आर्टिजन है वो कम करके दे देते हैं, और इस आर्टिजन से सबका सामान आपको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, जो अपने देश में ही निर्मित हमारे कारीगर हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, हमें उनकी जो कला है उसकी सराहना भी करनी चाहिए और साथ ही साथ उनके द्वारा जो बनाया गया सामान है उसकी खरीदारी भी करनी चाहिए। तो रहनुमा जी आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी बहुत सी ऐसी बातें साझा करी कि संघर्ष को लेकर और आपकी मेहनत को लेकर, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के डिजिटल युग में भी भारत का हैंडलूम उद्योग टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। सस्ती पावरलूम और मशीन निर्मित वस्त्रों के आगे ये परंपरागत कला पिछड़ने लगी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोगों में फिर से स्वदेशी के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सरकार ने भी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से हैंडलूम को बढ़ावा दिया है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अब बुनकरों को सीधा जोड़कर उनके काम को वैश्विक पहचान दी जा रही है। तो दोस्तों इस राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम स्वदेशी हस्तकला को अपनाएंगे और उन कारीगरों का सम्मान करेंगे जिनके हाथों से सजे हैं ये कपड़े। तो अगली बार जब भी आप बाजार जाएं तो हैंडलूम को चुनिए, एक पहचान को चुनिए। बुनकरों के लिए सिर्फ ये रोजगार नहीं, आत्मसम्मान भी है। तो दोस्तों आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। तब तक आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM और अपने लोकल कारीगरों के साथ गर्व से कहिए कि हैंडलूम है तो हम हैं।